आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक के गद्य खंड का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गलतार लोहा। पाठ के लेखक शेखर जोशी की कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। गलतार लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है, जिसमें समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहित का कार्य किया, परंतु अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होते थे। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु शरीर की कमजोरी के कारण वे पाठ करने में स्वयं की असमर्थता प्रकट करते हैं। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं था। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला जाता है, लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी। तभी उसे अपने बचपन के दोस्त धनराम की याद आ जाती है और वह धनराम लोहार की दुकान पर हंसुए में धार लगवाने पहुंच जाता है। दोनों सहपाठी बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन द्वारा धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछने पर धनराम बताता है कि वह पिछले साल ही गुजर गए। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन दोनों में ही निपुण था, इसलिए वह मास्टर का चहेता शिष्य था। मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। मास्टर साहब ने उसे पढ़ाई में कमजोर बच्चों को दंड देने का अधिकार भी दिया हुआ था। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर कई बार डंडे खाए थे। इसके बावजूद धनराम मोहन के प्रति स्नेह व आदर का भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बचपन से ही बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। मास्टर त्रिलोक सिंह सदैव यह कहा करते थे कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। दूसरी ओर मंद बुद्धि होने के कारण बार बार प्रयास करने पर भी जब धनराम तेरह का पहाड़ा नहीं सुना पाया, तो मास्टर जी ने उसकी खूब पिटाई की और व्यंग करते हुए जुबान की चाबुक लगाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, परंतु उसके पिता गंगाराम हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाते समय बेंत का चुनाव भी स्वयं करते थे। धनराज भी गांव के अन्य खेतीहर मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। एक दिन अचानक गंगाराम चल बसे। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली, जिससे उसके पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगते हैं। पुरोहिताई के पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था, क्योंकि इस कार्य से वे कभी अपने परिवार के लिए भरपेट भोजन तक नहीं जुटा पाए थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, इसी कामना से उन्होंने मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए गांव से 4 मील दूर स्कूल में भेज दिया, जहां नित्य 2 मील की चढ़ाई के अतिरिक्त बरसात के मौसम में अचानक नदी के जल स्तर बढ़ने की भी एक बड़ी समस्या थी। शाम को थका माथा मोहन घर लौटता तो वंशीधर मोहन को प्रोत्साहित करने के लिए पुराणों में निहित विद्या व्यसनी बालकों की कथा सुनाते। वर्षा के दिनों में मोहन वंशीधर के एक यजमान के घर रहता और जल स्तर घट जाने पर छुट्टियों में अपने गांव लौट आता। एक दिन नदी के में पानी कम होने पर मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था। तभी पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। किसी तरह मोहन घर पहुंचा। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए। उन्हें मोहन के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश
लखनऊ से गांव आता है। वंशीधर बातों बातों में रमेश से मोहन की पढ़ाई के संबंध में चिंता व्यक्त करते हैं। रमेश उनसे मोहन को पढ़ाने के लिए अपने साथ लखनऊ ले जाने की बात कहता है। वंशीधर को ऐसा लगता है मानो रमेश के रूप में उन्हें साक्षात भगवान मिल गए हों। मोहन रमेश के साथ लखनऊ आ जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। घर की महिलाओं के साथ साथ वह आस पड़ोस की महिलाओं के लिए भी हाथ बटाने का साधन बन जाता है। रमेश के लिए उसकी हैसियत एक घरेलू नौकर से अधिक नहीं थी। मोहन रमेश की मानसिकता को भली भांति समझता था। अंततः काफी टाल मटोल करने के बाद वह उसका दाखिला एक साधारण से स्कूल में करवा देता है। काम के बोझ एवं शहर के नए वातावरण से सामंजस्य न बिठा पाने के कारण मोहन स्कूल में अपनी कोई विशेष पहचान नहीं बना पाता। गर्मियों की छुट्टियों में भी वह तभी अपने गांव जा पाता था जब रमेश या उसके परिवार का कोई सदस्य गांव जा रहा होता, अन्यथा उसे अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता। मोहन ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद बेरोजगारी का तर्क देकर उसका दाखिला एक छोटे से तकनीकी स्कूल में करा दिया जाता है। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए वह कारखानों के चक्कर काटने लगता है। इधर पिता वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उन्हें वास्तविकता का पता चलता है तो वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। धनराम के पूछने पर वे उससे झूठ बोलते हैं कि मोहन सेक्रेटरीट में नियुक्त हो गया है। धनराम व मोहन बचपन के विभिन्न प्रसंगों पर बातचीत करते हैं। धनराम हंसुए पर धार लगाने के पश्चात कहता है कि यदि पंडित जी किसी के हाथ भिजवा देते तो वह तभी धार लगा देता। मोहन वहीं बैठा रहता है। गांव में सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पटाट टोले में नहीं बैठते। आवश्यक काम होने पर खड़े खड़े ही अपना काम करवा ले जाते हैं। ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले के लोगों द्वारा बैठने के लिए कहना भी अपराध माना जाता है। धनराम एक लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु छड़ निहाई पर ठीक प्रकार से न फंसने के कारण ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रही थी। मोहन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। तो यह था कहानी का सारांश।